बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये जो जंगबंदी हुई है पाकिस्तान और भारत की, अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान एक नई सूरत हाल में है, ये एक नया पाकिस्तान है जो कि इस खत्ते के अंदर इस वक्त उसकी जो एक पावर है वो तस्लीम की जा चुकी है। आज DGMOs की आपस में गुफ्तगू हुई है और अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जंगबंदी के लिए उन्होंने कहा और तजारत को बतौर टूल इस्तेमाल किया है। हम इस पे बहुत बात करेंगे। आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। नासिर जंजुआ साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, इसके बाद मुशाहिद साहब भी होंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा बेटी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये सवाल है कि अब तो सदर ट्रंप की कॉल भी आ गई है और मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल पे बात करने की बात भी हो रही है, लेकिन 9 मई और 10 मई की रात क्या हुआ है हम ये भी जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अब ये बामानी मुज़ाकरात जो है अमेरिका करवा सकेगा पाकिस्तान और भारत के बीच में, और क्या हम सीज़ फायर जो है वो भी उसके लिए क्या हिंदुस्तान की तरफ से नहीं कहा गया, जो कि वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा। क्या सूरत हाल बनी, कुछ तफसीलात से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदू नसल्ली अला रसूल करीम। देखिए अस्मा, ये जो हुआ है 22 अप्रैल के बाद जी 23 से लेके पहले डिप्लोमेटिक उन्होंने मेजर्स लिए, फिर इंडस वाटर ट्रीटी का किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलवामा की तरह उस वक्त, अगर आपको याद हो, 13वें दिन इन्होंने फिर फिजिकल किया था, यानी ऑफेंसिव। तो वो हमारा ख्याल था और हम पूरी तरह अफवाज पाकिस्तान अलर्ट थी, हर एक की तैयारी थी कि अगर ये करें तो फिर हम कैसे डील करेंगे। तो 6 मई को वो टाइम आया कि इन्होंने अपना 75 से 80 जेट फाइटर जो थे इनके आए, लेकिन हमारी एयरफोर्स को, क्योंकि उस दौरान बेपनाह ममालिक से करीबन 38 ममालिक से हमारी टोटल एंगेजमेंट रही है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट फोन के ऊपर, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या 1-2 ममालिक के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जाहिर है कि वो इंडिया को भी यही कहते थे कि प्लीज आप रेस्ट्रेंट करें, आप जो हो गया है उसके बाद आप बातचीत करें। तो हमने उनको सबको यही दिया था कमिटमेंट कि हम पहल नहीं करेंगे, हम रेस्ट्रेंट बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे, हम नहीं अटैक करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने किया तो फिर जवाब देंगे। ये आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रखें। तो वही बात हुई कि 6 मई को जब इन्होंने स्काइज में चुना के जंग करनी है, तो 75 से 80 इनके जो जेट फाइटर थे वो आगे, और हमारी तरफ से भी फिर उनको जो इंस्ट्रक्शन दी कि जो क्योंकि अपनी अपनी स्पेस में थे, दोनों साइड्स क्रॉस नहीं की थी। क्रॉस करते तो फिर तो पे लोड और नो पे लोड, फिर तो आप उसको निशाना बनाते हैं। तो ये पे लोड जो है, ये एमुनेशन कह लें, जो अपना हमारी तरफ फेंक रहे थे। आपको पता ही है कि 6 की रात को इन्होंने 6 जगह पे इन्होंने हमला किया, 4 जगह पे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर पाकिस्तान में, और आजाद कश्मीर में 2 जगह पे। तो इन्होंने 24 पे लोड रिलीज किए और 24 अटैक किए 6 जगहों पे। तो फिर हमारे जो बहादुर एयरफोर्स जो फाइटर्स थे, उन्होंने फिर 5 इनके तैयारे गिराए और 2 UAVs भी गिराए। तो अब स्कोर ऑब्वियसली पाकिस्तान का पल्ला भारी हो गया। दुनिया ने देख लिया कि वो जो ठीक है जी, अब सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अपनी कर ली है, अपने आप को स्ट्रेंथन पिछले कई सालों में, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मिथ टूट गई और टेलीग्राफ जैसे अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग इन द स्काई। तो इन्होंने, मेरा ख्याल है वो बड़ी हजीमत होगी, बड़ी खपत होगी, इन्होंने उसका अगले 7 तारीख की रात को पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया कि जी 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन इनसाइड इंडिया हमने अटैक किया। हमने एक भी नहीं किया था, एक जगह भी अटैक नहीं किया था। हमने तमाम डिप्लोमेटिक दुनिया में सबको बताया कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं आप। आजकल डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, यू कैन ट्रेस के भी, हमने अगर कहीं किया तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो वो उन्होंने ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चेक करके हमें कुछ ममालिक ने ये कंफर्म किया कि हाँ आपने कोई नहीं किया। फिर इन्होंने वो 4 मिसाइल चला दिए, 3 अमृतसर में, मेरा ख्याल है सिखों को, दोस्तों को प्रवोक करने के लिए कि पाकिस्तान ने शायद मारे हैं। एक हमारी स्पेस में 130
किलोमीटर के ऊपर उसको हमने एंगेज करके उसको डिस्ट्रॉय किया। तो फिर वही नहीं रुके, 29 से इन्होंने ड्रोन पहले दिन कर दिए 7 तारीख के 24 घंटों में। उसके बाद अगले दिन 59 और ड्रोन कर दिए, 80 ड्रोन हो गए। तो वो तमाम ड्रोन जो हैं एक्सेप्ट 179 उनको न्यूट्रलाइज किया गया, उनको तबाह किया गया। एक ने हमारी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा डैमेज किया और 4 फौजी जख्मी हुए। अच्छा। सबसे बड़ा हमारा जो नुकसान, जानी नुकसान था 6 मई की रात को, कि हमारे मासूम शहरी जो हैं वो 32 शहीद हो गए और 56 जो थे वो यानी जख्मी हुए। उनमें से कुछ सीरियस जख्मी भी थे। और बाकी इन्होंने जो सारा ऑपरेशन किया, chaos और एंगर और बहुत ही खौफ फैलाया पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर नॉर्थ तक। लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि 9 कैजुअल्टीज, 6 उसमें जख्मी थे और 3 शहीद थे। तो ये हमारा जो सारा था। फिर जो 9 की शाम को प्राइम मिनिस्टर ने और जो हमारे तमाम अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनका चेयरमैन साहब और जो रेलेवेंट लोग हैं कमेटी में, उनकी मीटिंग करके लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जो भी आप कहें उनको ऑथोराइज किया कि अगर ये बाज नहीं आते और अगर आज रात ये कोई हमला करते हैं हमारे किसी भी जगह, तो फिर ये एक्शन प्लान के ऊपर अमल कर दे आप। फिर हम इनको अलर्ट हिट बैक, हवा में तो स्काइज में तो इनको सबक मिल चुका है, अब ग्राउंड पे भी फिर इनको जवाब दें, लेकिन अपनी डिफेंस में दें। तो इन्होंने फिर वही गलती की, 9 की रात को नूर खान एयरबेस को अटैक कर दिया। अच्छा। अब शोरकोट एयरबेस को अटैक कर दिया, मुजफ्फरगढ़ एयरपोर्ट अटैक कर दिया, सकर कर दिया। फिर आपने देखा तो हमने ये कहा था कि हम छुपा के नहीं करेंगे। जब इन्होंने पहले गलत इल्जाम लगाए कि 15 जगह पे कर दिया, उससे अगले दिन कहा कि F-16 इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, एक हमने गिरा लिया, एक पायलट, वो सब झूठ था। तो वेस्टर्न जो है ममालिक, मगरबी ममालिक, उन्होंने फिर बाद में बकायदा अमेरिका का बयान है कि जी कोई F-16 नहीं कहा। तो आप कमिंग टू योर मेन थिंग, ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं, जाहिर है कि ऐसी अगली जो स्टेज थी, अगर ये ऑल आउट वॉर हो जाती, उससे आगे फिर जो है वो ऑब्वियसली बड़ी बढ़ने थे मामला, स्टेज आ जाती है। तो ये जो बात है कि जी शायद अपना नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली, वो कोई मीटिंग नहीं हुई। वो सिर्फ स्पेकुलेशन थी, क्योंकि उसकी अलग फल से जरूरत नहीं थी। और इंडिया की पूरी कोशिश ये सारी थी कि ये जो प्लेन 2 साल से कर रहे थे और जो रिसेंटली चंद महीनों में कि पाकिस्तान की जो है कन्वेंशनल भी जो है वो पावर, मिलिट्री पावर, और वो अब इररेलेवेंट हो चुकी है। अब इस खित्ते में हमारी सुपरमेसी है, वो अल्लाह ताला के फजल करम से, कौम की दुआओं से और अफवाज पाकिस्तान की दलेरी से, खसूसन एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस थी, और फिर तो आपने देखा कि वो सारे का सारा टूट गई। तो सीज फायर जो है वो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर बिल्कुल अमेरिका ने मीडिएट किया, और 9 की रात को हमारे रिएक्शन के बाद किया। इट वाज 10 की सुबह सैटरडे वाले दिन करीबन 8:15 बजे मुझे सेक्रेटरी रूबियो की कॉल आई और उन्होंने कहा कि इंडिया तैयार है बंद करने के लिए, आप भी मेहरबानी करें, आप इस बात भी बंद करते हैं। हमने कहा जी हमने तो आगे भी शुरू नहीं की, ये तो वन साइडेड है। अभी तक तो हमने दोनों राउंड, स्काइज में भी और ग्राउंड पे भी, अपनी डिफेंस में जो कुछ किया है और जवाबी कार्रवाई की है, जो कि इंटरनेशनल चार्टर यूएन का हमें हक देता है, 51 आर्टिकल। तो हमने तो कानून इंटरनेशनल की पाबंदी की है, हमने बिल्कुल प्रवोक नहीं किया। इन्होंने किया है, तो अगर वो चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। दूसरे कुछ ममालिक जो थे वो भी साइड बाय साइड बीच में काफी कोशिशें करते रहे। उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात भी है, उसमें टर्की भी है, उसमें यूनाइटेड किंगडम भी है। तो जो लेकिन उस वक्त जो सीज फायर का पहला मैसेज जो आया वो अपना सेक्रेटरी रूबियो ने हमें दिया और हमने उसको एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने उनको वापस कंफर्म किया। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। लेकिन फिर भी उस दिन करते करते ये 4:30 बजे जाके सीज फायर टुक प्लेस। जी डॉक्टर साहब, आपने तफसील से जो 6 और 7 और 9 और 10 की रात को हुआ वो आपने बताया, और फिर सीज फायर जो है रूबियो साहब की तरफ से कहा गया, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की तरफ से। आपका अपना ज़ाहिर है बड़ा किरदार रहा,
और बड़ा मुअस्सर किरदार पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है जो आपने अदा किया। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बताइए कि उस रात को चीन के जो सफ़ीर थे, जैसे टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, वो भी यहाँ पे पहुँच गए सफारत खाने में। और दूसरा ये जाहिर है कि इतना अहम मामला हुआ है जो आपने खुद कहा, सुप्रीमेसी अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान को मिली है इस रीजन के अंदर, इसने बैलेंस ऑफ पावर को भी शिफ्ट किया है आपके ख्याल में, चीन के किरदार को खित्ते में, पाकिस्तान के किरदार को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कितना फायदा हम उठा सकते हैं? कोई चाइना के सफीर कई ममालिक के सफीर आते जाते रहे। जब 6 को रात को हुआ तो अर्ली मॉर्निंग बड़े ममालिक के सफीर करीबन सुबह 4 बजे मेरे पास आए। अच्छा। टर्की के सफीर आए और कई ममालिक के, तो उन्होंने कोई राफेल गिरने की कोई यहाँ तो सेलिब्रेशन हमारे होते तो कोई नहीं की। लेकिन जाहिर है कि उनके लिए खुशी का मुकाम तो जरूर होगा कि वो जब वो पिछला हुआ था सारा एपिसोड, तो आपको याद होगा मोदी साहब ने कहा था अगर राइफल होते तो फिर मैं पता नहीं क्या कर देता। तो राइफल भी ले लिए और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है, 3 राइफल गिरवा भी लिए। तो जाहिर है कि उसपे चाइना तो ज्यादा खुश होगा, लेकिन मशीन के साथ जो आपका जो ऑपरेटर है, जो आपका बहादुर पायलट है, जो आपका फाइटर है, वो मशीन के साथ उसकी भी बहुत रेलेवेंस है। वो उसकी बहादुरी है, उसका महारत है, उसका वो निशाना है कि चूंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। अगर वो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती कि आपने अंधाधुंध जिसको गिरा दें, ये कहा था कि जो पे लोड पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा वो आपके निशाने में होना चाहिए, जो नहीं फेंके उसको मत छेड़े। तो इसी वजह से इन्होंने 5 किया। अगर वो रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ये तो शायद वो खुद कहते हैं कि 10 से 15 का भी हो सकता था उनका जो डाउन होते। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी आपने जो कहा कि बैलेंस का चेंज की जो बात की है, असल ये कोशिश सारी यही थी कि इस खित्ते में भारत अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहता था, क्योंकि न्यूक्लियर तो इक्वल है दोनों। जो उसके न्यूक्लियर का जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वही हमारे की भी वही है, इसी तरह मिसाइल भी दोनों के वही हैं। तो जो उनकी ये जो थी कि भाई अब तो न्यूक्लियर को एक तरफ रख दें, ये तो अब हमारे साथ कन्वेंशनल में भी बहुत पीछे रह गए। और हम हैं जो इस खित्ते की मॉनिटरिंग करेंगे और इस खित्ते की चौधाहट करेंगे, वो ना हमने कभी कबूल किया है ना ही कबूल करेंगे। तो बैलेंस चेंज जो आपने लफ्ज यूज किया वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो पैरिटी है उसको एस्टेब्लिश कर ली है कन्वेंशनल डोमेन में भी, कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से उसकी इतनी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने दी है और अफवाज पाकिस्तान इतनी बहादुर और इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। इसलिए हम इज्जत करते हैं, एहतराम सब ममालिक का करते हैं, चाहे वो बहुत छोटा है या बड़ा है, लेकिन इक्वल फुटिंग के ऊपर, इक्वल रिस्पेक्ट के ऊपर हम इज्जत करते हैं और इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं होगी, और नहीं होते करवाना जानते हैं अल्लाह के फजल से। और उसकी आपने देख लिए, यानी एक्सपेरिमेंट कर लिया 6 मई की रात को भी और 9 मई के रात को भी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अब ये जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत करवाना है, तो अब एक नया मरहला है, अगला मरहला है। और वो लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान कह रहे हैं 3 मुतालबात जो वज़ीर दिफा की हम बात सुन रहे थे, कश्मीर है, पानी है, दहशतगर्दी जो इंडिया की तरफ से हो रही है। तो अब ये जो मुज़ाकरात की जंग है, उसकी मेज पे जो जंग होनी है, इसके लिए पाकिस्तान की क्या तैयारी है इस वक्त? देखिए, हमने हमेशा कहा जब से ये सिलसिला टूटा है और एरोगेंस दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट की गई, हमने हमेशा कहा है कि कंपोजिट डायलॉग होंगे। तमाम चीजों जो भी हमारे म्यूचुअल मसाइल हैं, देखें अगर उनका है टेररिज्म मसला, तो टेररिज्म में तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क में 90,000 जिनके कोई शहीद हुए, हमारे 90,000 लोग आज तक शहीद हो चुके हैं, हमारे 150 अरब डॉलर के नुकसानात हो चुके हैं, हमारा टोटल कर्जा बैरूनी और जो अदायगियां करने वाली हैं 130 अरब है, और हमारे जो लॉसेज हैं इस वॉर एंड टेरर में फ्रंट लाइन, यानी जो दुनिया में और टेररिज्म के दरमियान जो कि दीवार है मुल्क सीधा पिलाई, वो उसने इतने बड़े लॉसेज किए 150 अरब डॉलर के, इनडायरेक्ट लॉसेज मिला तो 450 अरब डॉलर है। तो बात यह है कि ये तमाम जो हम तो चाहते हैं, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त मगरबी दुनिया बहुत डिजायर करती थी
उसमें सेनेटर कैरी, मैं उन मीटिंगों में था, उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन, उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा बाइडन थे, वो एक विश लिस्ट के तौर पे कहा करते थे, प्राइम मिनिस्टर, कैन पाकिस्तान एवर टेक ऑन द टेररिस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। इतनी यानी दुनिया में वो डर और खौफ था। तो हमने 2014 में ज़र्ब अज़ब की, आते ही हमने 2013 में सिक्योरिटी ऑपरेशन कराची की रोशनियां वापस लाए, जहां 8 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। हमने ज़र्ब अज़ब की, हमने रद्दुल फसाद की, हमने कई सौ रुपया उसके ऊपर खर्च किया, किसी से वो उसका कंपनसेशन नहीं मांगी। तो ये आप 20, 12, 13 के और 17, 18 के स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, टेररिज्म पाकिस्तान से एलिमिनेट हो गया था। और आप देखें कि उसके नतीजे में जाहिर है कि हमारा मुल्क भी अमन में चला गया, हम दुनिया की 24वीं मईशत भी बन गए, हमारी इकोनॉमी जो थी प्रेडिक्ट हो गई कि बड़ी जल्दी ये दुनिया में के प्रीमियम क्लब जैसे G20 कहते हैं सबसे बड़ी मईशतों से शामिल हो जाएगा। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ फिर 2018-22 में और ये रिसरेक्शन, ये तो हमारा इंटरनल मसला, इसको हम हल कर रहे हैं। अभी भी जो हमने लॉन्च किया है अफवाज पाकिस्तान के साथ, इसको क्लीन अप करने के लिए जो हमारा है इस्तेकाम, उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद होगा और हम इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ये टेररिज्म इंडिया का इंटरनल मसला है। हमारा चंद हफ्ते पहले जाफर एक्सप्रेस हुई, उस वक्त तो हमें पता है कि उसके ताने बाने कुछ इंडिया में भी मिलते थे, हमने तो उनको ब्लेम नहीं किया। ये तो कोई मौका ढूंढते हैं कि ब्लेम करे और फिर ये स्टाइल अंग्रेजी शुरू कर दें। तो पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफर कर दी थी चौथे दिन, 3 दिन के अंदर अंदर जब इन्होंने अनाउंस किया 23 को, तो ऑफर कर दिया कि आओ भाई आप कर लें। उसको फर्दर रिफॉर्म्ड एक ऑफर की बात में चंद दिनों के बाद कि इस तरह करते हैं कि परमानेंट बना देते हैं कोई बॉडी जो आज पाकिस्तान का वजारत खारजा और तमाम मिनिस्ट्री, दाखिला, दफा, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक, कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला ने बड़ी हमारे अफवाज पाकिस्तान को और कौम को सुलगू किया दुनिया की। और बेशक सर, कहते थे कि हम किसी की पहुंच नहीं चले देंगे, हम इज्जत करते हैं, इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं करेंगे, इज्जत करवाना जानते हैं। तो ये अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डार साहब। बिल्कुल हम मुबारकबाद के सब मुस्तहिक हैं। जनरल साहब आप गुफ्तगू भी सुन रहे थे अभी, और आपको भी मुबारक हो। बहुत अहम सवाल मैंने आपसे पूछने, क्योंकि पुलवामा का जिक्र हुआ और आप NSA थे पठानकोट का जब हुआ था उस वक्त भी, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है अमेरिका के साथ, हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात का। आप एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो, फिर उसके बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जनरल जंजुआ के साथ हम बात करेंगे इन मौज़ूआत पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सदरन कमांड के रहे हैं जनाब जनरल जंजुआ साहब, नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। ये मैं वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ रही हूँ जहाँ से टूटा है। आप सुन रहे थे बात डार साहब की। जी मैं सुन। अब हमने आगे जो देखना है कि हमने हमेशा जंगें जीती हैं, एक जंग 65 की जीती और फिर टेबल पे जाके हमने कहा जाता है हारी, और ज़ाहिर है हारी। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो हमारी जीती हुई जंग है, अब असल मरहला तो अब टेबल का है, वहाँ हमने कैसे चलना है इसको लेकर? आपने उनसे पूछा था कि 9-10 मई की रात को क्या हुआ, तो थोड़ा सा मैं भी आपको जरूर हाँ जी। 9-10 मई की रात को तो हमारी तैयारी और सारा कुछ था, लेकिन 10 मई की सुबह फजर के वक्त जब अल्लाह अकबर हुआ, तो फिर मैं कहूँगा फिर क्या हुआ, फिर बदर हुआ, वाह, फिर अबाबीलों से रब ने हाथी मरवाए, फिर खंदक हुआ, फिर वक्त के फरौन को हमने गले से दबोच लिया, और फिर हमारा शैब अबी तालिब का सफ़र ख़त्म हुआ, और फिर
काउंटर वेट टू चाइना, स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ यूएस को डेंट डाल दिया गया और फिर यूएस ने इंडिया को रेस्क्यू कर लिया। तो ये छोटी सी समरी है। वाह। तो अब असल बात यह है कि 10 मई को जिसको हमने मार्का हक का नाम दिया, इस मार्का हक ने एक नए पाकिस्तान को जन्म दिया। बेशक। तो यहाँ से आगे चलना है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो मैं मैम ये कहूँगा कि आज तक जो पाकिस्तान था, दबा दबा, सहमा सहमा, इल्ज़ाम तराशी का शिकार, विक्टिम ऑफ टेररिज्म, डू मोर, प्लेइंग डबल गेम, 9/11 के बाद, और तो हम अंडरमाइंड पाकिस्तान थे। 10 मई के बाद अंडरमाइंड पाकिस्तान नहीं हो सकता, वरना ये नया पाकिस्तान भी नहीं हो सकता। और जो हमारे चीफ ने कहा है ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद भी नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात जो हमने करनी है वो 10 मई से पहले पहले वाला जो माइंड सेट है ना, उसको दबा दबा, जैसे उनका हमने लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर दफन किया ना, जैसे न्यू नॉर्मल उनका दफन किया ना, हमें पुराना माइंडसेट भी जो है दफन करना पड़ेगा। बेशक। और 10 मई के बाद, मार्का हक के बाद, फाते होने के बाद हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट होना चाहिए। वो माइंड जो अभी इस मुल्क को साथ लेके चले, वो माइंड जो भी रीजन के कमजोर ममालिक जो है उनको साथ लेके चले, लीड करे। वो माइंड जो इन्होंने हमारी दुनिया तोड़ फोड़ दी है, उसको यूनाइट करे, साथ लेके चले, और सफर फिर ऊपर का हो। उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आगे जाने के लिए सबसे पहले ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो फतह रब्बे करीम ने हमें अता की है, इसका मुकम्मल फायदा उठा लें। कैसे? 10 मई से पहले दुनिया का, अमेरिका का हमारे लिए लहजा क्या था, कितनी जुबानी बातें कर रहे थे, यूएस को एक तरह का टैसिट सा अप्रूवल भी दे रहे थे। तो 10 मई को गुजरने के बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं, बोथ आर रेडी टू टॉक। दोनों लीडरशिप की तारीफ हुई, पूरी रात के एफर्ट की तारीफ हुई, और फिर जो कमी थी वो अगले दिन वाले ट्वीट में पूरी कर दी कि ट्रेड भी होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि कश्मीर का मसला जो है वो हल करा सकूं। तो यहां से हमारा शुरू है। बेशक। लेकिन उसमें बिल्कुल आपने जैसे कहा कि तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस इलाके का, खित्ते का, वो चेंज हुआ है। जाहिर है चीन के हक वो में चेंज हुआ है, लेकिन हम आगे के सफर की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हमें पूरा तजुर्बा है कि बायलैटरली हमें जब से बने हैं इंडिया के साथ हम चोंचें लड़ा रहे हैं, कोई हमारा तनाज़ा हल नहीं हुआ। और 71 के बाद हमें ये डिसएडवांटेज हुआ कि सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, स्टेटस को बन गया हमारे दरमियान, और उन्होंने इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू एक बॉटल अप कर दिया कि कश्मीर का जो इशू है सिर्फ हम बायलैटरली डिस्कस करेंगे। अभी हमें सोचना है नए तरीके से, नए माइंडसेट के साथ। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर ये कहा है तो बायलैटरली अभी ये हमारी प्लेग्राउंड नहीं है, इधर वक्त नहीं जाया करना, क्योंकि यहाँ पे 2 NA से कुछ नहीं निकाल सकते कि जी एक मीटिंग हुई, अच्छा जी मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, पूछ के दोबारा अगली मीटिंग होगी महीने बाद, हाँ नहीं वो 2 महीने गुजर गए हैं, तीसरे महीने मीटिंग हो रही। नहीं,
ये रूट अभी हमारा नहीं है, डिप्लोमेसी का हमारा ये ग्राउंड नहीं है। अब जिसने कमिट किया है वो दैट इज आवर प्ले ग्राउंड, हमें वहां पे पहुंचना है। यानी अमेरिका के जरिए से दबाव ये जो इंडिया है उस पर डालना चाहिए। इंडिया के अंदर खुद इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है मोदी जी के ऊपर कि पहले उन्होंने तस्लीम नहीं किया और अब वो उन्होंने उनको अप्रोच किया कि आप सीज फायर कर। मैं सादी सी बात करता हूँ, दबाव और ये और वो नहीं, उन्होंने कमिट किया, ही इज मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ सोल सुपर पावर, वी नीड टू रीच आउट टू हिम। तो ये जो एनएसए मिलना और ये वो सारा कुछ ये ठीक है, इसको यही रोका जाए और कहा जाए नहीं, कि हाँ। अभी आप इसको अपग्रेड करें, आस्क फॉर अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए, फॉरेन सेक्रेटरी एंड अ डेलीगेशन टू मीट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस, ठीक, उधर जाना चाहिए एंड नॉक that here we are, since president had promised, so please ये वे फॉरवर्ड next time we will bring our prime minister, we will request the honorable president Trump that please resolve our issue, Kashmir issue आप resolve करवा दें। कहने का मतलब ये है कि be there in that playground where it matters। इस playground से आपको कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल। अब when we have knocked at that door, तो असल में क्या है, now the ball is in their court। कहा था ना, तो अब कराएं। तो अगर नहीं कराया तो एक्सपोज तो होगा ना काम। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, नहीं कराया तो पूरी दुनिया ने देखा that we have been betrayed, और उसकी कॉस्ट होगी ना। बिल्कुल। फिर अगर हम ज्यादा शिफ्ट करेंगे चाइना की तरफ तो they have to pay the price ना। वेरी ट्रू। और अगर इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया तो इंडिया डिस्कवर हो जाएगा कि जी ये जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ था वो तो इनकी बात ही नहीं मान रहा। बिल्कुल। तो वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट प्ले दिस कार्ड कि कश्मीर के इशू पे बाकी। मैं सर ब्रेक एक लेना चाह रही हूँ क्योंकि जो आपने इससे मैंने बात करनी है वो यही है कि अब हमने किन नुकात के ऊपर बात करनी है, टेबल के ऊपर हमने रखना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जंजुआ साहब रहे हैं, जंजुआ का अपना एक बड़ा किरदार रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे हिंदुस्तान के साथ डील करते रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट अकाउंट होगा ये जानने के लिए कि अब पाकिस्तान जो है वो टेबल के ऊपर जो 3 मुतालबात रख रहा है उसको कैसे परसू कर सकता है। वो 3 मुतालबात कौन से, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जनरल नासिर जंजुआ साहब मौजूद है। जन साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अब हमने मुतालबात क्या रखने हैं, क्योंकि वज़ीर दिफा कहते हैं कि कश्मीर है, पानी है और इंडिया की तरफ से जो दहशत गर्दी है, तो आपको लगता है कि ये 3 मुतालबात रखने चाहिए, सिर्फ मसला कश्मीर को रखना चाहिए? देखिए, हमारे दरमियान सबसे बड़ा मसला जो है वो कश्मीर है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो इलीगल सा इन्होंने और इमोरल सा स्टांस अभी लिया है, एंड आई एम श्योर दे विल बी लेट डाउन ऑन दिस बाय एंटायर वर्ल्ड। पानी रोकने वाले को कैसा समझा जाएगा जी? ये जो अभी हुआ है इसके बाद किस मुंह और किस कद के साथ जाएंगे कि जी मैं कौन हूँ जिसने 24 करोड़ लोगों का पानी रोका हुआ है। तो देखिए ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना यूएन, ना कुछ, ऐसे अपने लोगों को अंडरमाइन करवा रहे हैं। जगह जगह जिधर जिधर इंडियन होंगे उनको छेड़ा जाएगा कि जी आप हो ना जिन्होंने पानी रोका हुआ है। मेरा मतलब ये अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन इंडिया में झगड़े शुरू हो जाएंगे जी। बहरहाल हमारा पानी आता कहाँ से है? चीन से, कश्मीर से जी। कश्मीर और असल में चीन से, जी बिल्कुल। हाँ। असल में चीन से। हाँ। तो अभी कहने की बात यह है जब कश्मीर हल होगा तो पानी भी हल हो जाएगा। तो लेकिन दे हैव टू बैक ऑफ फ्रॉम दिस नॉनसेंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो हमें चूंकि ट्रम्प ने कहा है मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा, तो वी शुड बी देयर कि जी प्लीज आप कश्मीर का मसला हल करवा दें। साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी भी खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। तो यू विल बी डूइंग 2 सर्विसेज इन 1, और हम आप पे बोझ नहीं ज्यादा डालते। ये पुराना दरीना मसला है यूएन में, ओल्डेस्ट जो है रेजोल्यूशन है। आप सिर्फ यूएन को कह दें कि जी रिजॉल्व कर दें, तो आपने सिर्फ ये करना है।
तो बेसिकली इनिशियली आपको लगता है कि ये जो वाटर इशू है इसको हमें कश्मीर के नहीं, साथ दोनों साथ को रखें, दोनों को ठीक ठीक दोनों ठीक। को साथ रखें, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि वाटर विल इंसिडेंटली वो रिजॉल्व हो जाएगा अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है। तो हमें उनको बोलें जी बाकी हम टेररिज्म, चूंकि उसका तो नहीं आपने कहा ना, जी तो बहरहाल ताकीद कर दें जी कि इंडिया शुड कोऑपरेट विद अस ऑन टेररिज्म। तो बाकी जो छोटे छोटे जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो हम बायलैटरली रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज हेल्प अस आउट। और उसमें सिर्फ ये है कि यू ओनली हैव टू टेल इट टू यूएन, और यूएन में उनका जो होल्ड है, तो देखिए अभी वी शुड नॉक एट दैट डोर डिप्लोमेटिकली। अब अगर वो नहीं करते तो एक्सपोज होंगे। मैं ये नहीं कहता कि गंदे होंगे, लेकिन फिर भी ना, एंड यूएस को फिर उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी ऑफ तो आप ये कह रहे हैं बायलैटरल नहीं हो सकता, आप तो खुद भी हाँ, NSA मैं ये रहे हैं, समझता आपका हूँ। अजीत डोवल साहब के साथ ही जी, आपका अजीत डोवल राब्ता के था साथ मेरा रहा, और टेररिज्म के हवाले से आपने काफी वो बड़ा हमारा काम रहा, लेकिन वो वक्त उतना ही पीछे है। तो अब नहीं, अब वक्त बदल गया, वक्त बदल गया ना, ये फाते पाकिस्तान है ना। तो शायद हो सकता है ये दिन रब ने हमें कश्मीरियों के लिए दिखाया हो। तो हमें कश्मीर का मसला, अब देखिए जब ट्रंप जो है व्हेन ही विल ट्राई एंड टेल मिस्टर मोदी, और ऑब्वियसली वो एग्री नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है काम तो एक्सपोज हो गया ना। ठीक बात है। और वो जो हम कह रहे हैं कि यूएन के हिसाब से किया जाए, ये बात तो कहीं पहुंचेगी ना। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस और उनकी बात नहीं मान रहे, और ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ जो है ना, इसकी कॉस्ट इन दोनों को ही पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। रेस्क्यू करने वाले को। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोदी के लिए क्या मसाइल होंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो फॉल्ट लाइन्स है सारी, वो भी आ गई और इंटरनल पॉलिटिक्स भी उनके खिलाफ हो गई। वो चले थे कि सब कुछ ले लेंगे, मगर आपको लगता है उनके लिए ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे अब इंटरनली? मैम, अल्लाह जवाल से बचाए किसी को, लेकिन हर अरूज को जवाल है, हर तकब्बुर को जवाल है। बेशक। तो मोदी साहब के साथ वही होगा। तो जो उन्होंने राइज देखा है चाइना की कॉस्ट पे, काउंटर वे टू चाइना बन के, तो वही अपना डाउनफॉल भी देखेंगे, तो सारी दुनिया देखेगी। अब उनके साथ क्या होता है, हमें ये है कि हमारे मसाइल अब की सिचुएशन से हम इसको कैश करें और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना होने दें, आपस में चोंचे ना लड़ाएं। बायलैटरली आई एम रिपीटिंग कि वी विल गो इनटू अ स्टेटस को एंड देन अ स्टेलमेट, देन यू कैन फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि अगली दफा ये हमारे साथ बैठेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे हम गए थे यूएस के पास, और वो तो बड़े, ये उनका स्टाइल है, ये नया नैरेटिव होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान को फर्म होना पड़ेगा और अपने मुतालबात के ऊपर जो है वो अमेरिका से कहना पड़ेगा कि वो इसको रिजॉल्व करवाए। फाते पाकिस्तान को जी अब डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने में वक्त दिया है और बहुत सारी मौजूआत पे हमने और भी नहीं आगे जाके यानी अगले किसी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। फाते पाकिस्तान का जो एक रवैया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, किरदार भी मुख्तलिफ है। इस पूरे इलाके में, ख़ित्ते में पाकिस्तान का एक नया किरदार है और वो पाकिस्तान को निभाना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।